प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ना शुरू करें उसके पहले एक बार कम से कम आपका हालचाल तो मैं पूछ लूँ। आज तक कभी हालचाल नहीं पूछा, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में है ना? मैं तो ठीक ठाक हूँ। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? हाँ, बढ़िया चलाते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। क्या मन नहीं लग रहा है? मन किसी का नहीं लगता, पढ़ाई में तो मन किसी का नहीं लगता। अरे हम बच्चे हैं, हमारा मन तो शरारत में लगेगा, खेलने में लगेगा, उधा उत्पात मचाने में लगेगा, लेकिन पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर आप लोग याद रखना कि जिन लोगों को हम बड़े बड़े लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनका भी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ते थे। वो जानते थे कि आज यदि मैं पढ़ूंगा तो कल सफल बनूंगा और मेरी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, मेरे ज़िंदगी में मज़े ही मज़े होंगे। तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आज पढ़ेंगे तो कल मज़े ही मज़े होंगे। तो कल के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप भी मन लगाइए। नहीं लग रहा है फिर भी टाइम निकाल के उसमें पढ़िए। पढ़ेंगे तो आज नहीं कल निश्चित रूप से इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, मज़ा भी आएगा ज़िंदगी जीने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नंबर 3 का विकारी शब्द देखते हैं। नंबर 3 है क्रिया। क्रिया, तो सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया की परिभाषा को लिख भी लेंगे आप लोग, क्रिया की परिभाषा को लिख भी लेंगे। वह शब्द जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा कह रही है कि वह शब्द जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है। हमें वाक्य में ऐसे शब्दों को खोजना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिससे कार्य का होना या करना पाया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिया। जैसे उदाहरण से समझिए और आसान हो जाएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल लास्ट तक, वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिए। आपकी हर एक कंफ्यूजन आज यहाँ से दूर करेंगे। क्रिया से संबंधित जितनी भी कंफ्यूजन होगी वह दूर होगी। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। तो वाक्य में जब आपको दिया रहेगा, इस तरह रहेगा तो शायद आप ढूंढ लें, लेकिन जब वाक्य में दिया रहेगा तो कैसे रहेगा? जैसे चलिए एक प्यारी सी बच्ची, उसी का नाम लेते हैं संध्या। संध्या किताब पढ़ती है। संध्या किताब पढ़ती है। तो इसमें संध्या एक शब्द है, किताब है, पढ़ती है और है, ये सब मिला के 4 शब्दों से एक वाक्य बना हुआ है, एक सेंटेंस बना हुआ है जिसमें 4 शब्द हैं। तो क्या इसमें संध्या शब्द से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है? संध्या को अगर हम लोग हटा भी दें तो किताब पढ़ती है, अभी भी काम हो रहा है, काम हो रहा है। इसका मतलब संध्या कुछ भी हो सकती है लेकिन क्रिया नहीं हो सकती। यदि किताब को हम लोग हटा दें तो संध्या पढ़ती है, अभी भी काम जारी है, इसका मतलब किताब भी क्रिया नहीं हो सकती। और यदि पढ़ती को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? संध्या किताब है, संध्या किताब है, तो अभी काम होना बंद हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि काम इसी शब्द से हो रहा है। यही वह शब्द है जो हमें बता रहा है कि काम हो रहा है या काम चालू है। तो यही शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, जिससे भी कार्य का होना या करना पाया जाएगा। इसमें कार्य का होना और करना किससे पाया जा रहा है? पढ़ती से पाया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगी?
क्रिया हो जाएगी। दूसरा और एक उदाहरण लेते हैं, रामू आम खाता है। रामू आम खाता है। अब इसमें आप लोग बताइए क्रिया कौन सी है? रामू है, आम है, खाता है, कौन सा हो जाएगा? खाता, क्योंकि क्रिया यही है, इसी से काम हो रहा है कि रामू तो है ही है, आम भी है, लेकिन क्रिया कहां से हो रही है, काम कहां से हो रहा है? खाता से हो रहा है। वो खा रहा है, मुंह में लेके ऐसे ऐसे खा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं एक चीज इसमें और आती है, धातु। क्या आती है? धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जब क्रिया का मूल रूप हो जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। और धातु में यदि ना जोड़ देंगे तो वह क्रिया बन जाएगी, और क्रिया में से ना हटा देंगे तो वह धातु बन जाएगी। जैसे यहां पे मान लीजिए आप धातु लिख लीजिए, यहां पर क्रिया लिख लीजिए। क्रिया हमारी जो आई है उसी को आप लोग समझिए। इसी तरह से सारी क्रियाओं को आप बनाइए। जैसे पढ़ना आया है, पढ़ना, तो आपसे सवाल ये आ सकता है कि पढ़ना में कौन सी धातु है, पढ़ना क्रिया किस धातु से बनी है? तो इसमें से जो अंत में प्रत्यय लगा हुआ है ना, इसी को हम लोग हटा देंगे तो जो कुछ भी बचेगा वही हो जाएगी धातु। तो बचेगा क्या? पढ़ना में से यदि ना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़। पढ़ना किस धातु से बनी है? पढ़ धातु से बनी है। लिखना, लिखना, लिखना किस धातु से बनी है? लिख। खाना, खाना किस धातु से बनी है? केवल ना को आपको हटाना है, ना हटा देंगे जो बचेगा वही क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। तो किस धातु से बना है? खा। पीना, पीना किस धातु से बना है? पी। यहां से ना को आप केवल हटा दीजिए, जो बचेगा वही क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। चलिए वहां पर उतना ही और देख लेते हैं। एक दौड़ना, दौड़ना भी एक क्रिया है, और दौड़ना में से ना हटा देंगे तो धातु बचेगी। तो बचेगा क्या? दौड़। दौड़ क्या हो गई? धातु हो गई। इस तरह से आप लोगों से किसी भी क्रिया के यदि धातु पूछा जाए तो क्या करेंगे? उसमें से केवल ना को हटा देंगे, जो बचेगी वह धातु हो जाएगी। या प्रश्न बदल के कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि इस धातु से कौन सी क्रिया बनेगी, तो उसमें हम लोग ना को जोड़ देंगे और हमारी क्रिया बन के तैयार हो जाएगी। आप लोगों को यह देखना जरूर है कि जितनी क्रियाएं हैं उनके अंत में ना 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 करके शब्द आते रहते हैं। जैसे आप पढ़ना, ना आया, लिखना, ना आया, खाना, ना आया, पीना, ना आया, और धातु में ना नहीं आता, ना वहां से विलुप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग क्रिया को समझ गए होंगे, और धातु को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्रिया से धातु को बनाना और धातु से क्रिया को बनाना भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार। कुछ भी आप कहिए, या तो भेद कहिए या तो प्रकार कहिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है। कुछ लोग इसे भेद कहते हैं, कुछ लोग प्रकार कहते हैं। तो क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार जो हमारे वैयाकरणों ने है, व्याकरण के निर्माताओं ने है, इसको कई आधार पर विभाजित किया गया है। अब भी हम लोग सिर्फ 2 आधार की बात करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में जहां तक मैं जान पा रहा हूं सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आप लोग 2 को देखिए, लेकिन आप लोगों के अंदर अगर जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो जो बचेगा उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पहला जो विभाजन का आधार लिया था उन्होंने ये लिया था कर्म का आधार, और दूसरा लिया था प्रयोग का आधार। प्रयोग के आधार पर 2 आधार पर हम लोग क्रिया के विभाजन को सीखेंगे। इन 2 आधारों पर बाकी जो शेष बचते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चल के हम लोग देखेंगे।
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद निकल के आए। एक हुई अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी हुई सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। इसी तरह से प्रयोग के आधार पर सब मिला के 5 भेद निकल के आए। कितने भेद निकल के आए? 5 भेद, जिसमें से नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 नामधात क्रिया, नामधात क्रिया। नंबर 4 सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और नंबर 5 जो आया है वह है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। इस तरह से प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हो गए और कर्म के आधार पर 2 भेद हो गए। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, क्योंकि स्याही हल्की हो रही है, आप लोगों को देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं स्याही भर लूं और आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं निकल के आई। पहला था अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा को जिस रूप में लिख रहा हूं उसी रूप में याद करना, परीक्षाओं में वही आएगा। समझाने के लिए मैं दूसरा भी तरीका अपनाऊंगा आपको। जब क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन यह फल क्या है, प्रभाव क्या है, ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको समझने के लिए अब आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, लेकिन परीक्षाओं में ध्यान रखना, सवाल तो आपके सामने यही आएगा। जब क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, इसलिए ये परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। समझने के लिए दूसरी एक देखिए, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये चीज आपको समझने में और आसान हो जाएगी। क्रिया कहते हैं, इससे आप लोग समझेंगे तो और आसान हो जाएगी कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती और वाक्य पूरा हो जाता है, सेंटेंस पूरा हो जाता है और उसका जो अर्थ निकलना चाहिए वह अर्थ भी निकल करके आ जाता है। जैसे नहाना, रोना, हंसना, उड़ना आदि जो क्रियाएं हैं ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। और ऐसी क्रियाओं को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इससे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मोहन, मोहन नहाता है, मोहन नहाता है,
ये जो नहाना शब्द आया है यह अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। कर्म है या नहीं है इसको कैसे पहचानेंगे? इस मेरे साथ बने रहिए, अभी आगे और आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए रानी नाम की कोई लड़की है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। रानी रोती है, वह टॉफी के लिए रो रही है। वो अपनी मम्मी से टॉफी मांग रही है, मम्मी टॉफी नहीं दे रही है, रानी रोती है टॉफी के लिए। तो ये जो रानी में रोती हुआ आया है यह क्या है? क्रिया है। और किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसको कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप और बना सकते हैं, मोहन हंसता है या पंछी उड़ते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? चलिए कर्म की पहचान हम लोग देख लेते हैं। कैसे हम लोग कर्म को पहचानेंगे कि वाक्य में कर्म है या भी नहीं? कर्म की पहचान कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में कर्म है भी या नहीं है? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके बहुत मदद करेगी। कर्म की पहचान में क्या करेंगे? क्रिया से पहले, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या अथवा किसको, किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर कुछ मिले तो वह कर्म होगा, वह कर्म होगा। और उत्तर ना मिले, और उत्तर न मिले तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं कि क्रिया से पहले, क्रिया से पहले हमको क्या अथवा किसको, या जरूरत पड़ने पर बारी बारी से दोनों प्रश्नों को लगा करके हम लोग चेक करेंगे। जैसे चलिए इसी में देखते हैं, मोहन नहाता है, तो क्रिया हमारी क्या हुई? नहाता, नहाना। तो इसी के पहले हम लोग लगाएंगे क्या? आप लोग इसको लिखिए मत, केवल समझिए। क्या नहाता है? क्या नहाता है? कुछ उत्तर मिल पाया? कुछ उत्तर मिल रहा है। क्या नहाता है? कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। क्या? मोहन नहाता है। वो क्या का उत्तर नहीं है, अभी आगे बने रहिए, मैं आपको समझाता हूं। क्या नहाता है? कुछ उत्तर नहीं मिल पा रहा है। चलिए दूसरा सवाल बनाइए। किसको नहाता है? किसको नहाता है? इसका कुछ उत्तर मिल पा रहा है, इसका भी कुछ उत्तर नहीं मिल पा रहा है। फिर भी ऐसे वाक्य अपना पूरा अर्थ लेके आ रहे हैं, इसलिए ऐसी क्रियाओं को कहा जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या कहा जाएगा? अकर्मक क्रिया। या दूसरा और उदाहरण लेते हैं, जैसे दौड़ना भी हमारी क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। चलिए उसी को लेते हैं। कुत्ते मैदान में दौड़ते हैं, कुत्ते मैदान में दौड़ते हैं। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इसे आप लिख करके मत चेक करिएगा, केवल मुंह में बोल करके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोगों को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुत्ते मैदान में दौड़ते हैं, तो दौड़ना यहां पर है, इसी के पहले हम लोग लगाएंगे क्या? क्या दौड़ते हैं? क्या दौड़ते हैं भाई? क्या दौड़ते हैं? कुछ उत्तर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये निधि कह रही है कि कुत्ते आ रहे हैं सर, कुत्ते, इसका उत्तर आ गया कुत्ते। चलो अभी बाद में इसको समझाता हूं। ये कुत्ते क्या का आंसर नहीं है, कौन का उत्तर है, कौन। और कौन से जो उत्तर हमें मिलता है वह सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वह कर्म नहीं होता, वह ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा सवाल लगा कर देखिए, किसको दौड़ते हैं? किसको दौड़ते हैं भाई? कुछ उत्तर मिल रहा है, कुछ उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो दौड़ना क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपना पूरा अर्थ लेके आ रही है बगैर कर्म के, इसलिए क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार।
चलिए, तो अभी हम लोगों ने कर्म की पहचान को देखा कि कर्म की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते थे, या तो क्या करते थे या किसको करते थे। इन दो प्रश्नों से हम लोगों को यदि कोई उत्तर मिलता था, कुछ भी उत्तर मिलता था, तो वह हमारा होता था कर्म। किन किन प्रश्नों से, या तो क्या से या तो किसको से। इससे हमें क्या चीज ज्ञात होती थी, कर्म। और थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कर्ता की पहचान, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की पहचान, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्ता की पहचान, वही पुराने उदाहरण पे मैं फिर से आऊंगा, लेकिन इसकी पहचान देख लीजिए। जब वाक्य में क्रिया से पहले कौन शब्द से प्रश्न किया जाता है, तो जो उत्तर निकल के आता है, उसे कर्ता कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया से पहले किस शब्द को हम लोग करेंगे, कौन शब्द से हम लोग प्रश्न करेंगे, तो जो भी उत्तर निकल के आएगा वह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। वह कर्म नहीं हो सकता, वह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो पुराने उदाहरण को एक बार हम फिर से लेते हैं कि कुत्ते मैदान में दौड़ते हैं, कुत्ते मैदान में दौड़ते हैं। जब इस उदाहरण को हमने लिया तो किसी ने मुझे बताया सर क्या दौड़ते हैं, तो उसने बताया कि कुत्ते दौड़ते हैं। उसके क्या का आंसर जो था वह क्या आया था, कुत्ते। यह जबकि गलत उत्तर है, और किसको दौड़ते हैं इसका कुछ भी उत्तर नहीं आया था। तो तुरंत आप एक क्वेश्चन और बनाइए कि कौन दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं, क्योंकि इससे हमें कर्ता की जानकारी होगी, और इसमें भी हमें आंसर क्या मिल के आएगा, कुत्ते। कौन दौड़ते हैं भाई, मैदान में कौन दौड़ रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं, कुत्ते। तो कुत्ते हमें क्या का भी उत्तर मिला और कौन का भी उत्तर मिला, दोनों को उत्तर क्या मिले, कुत्ते। और जब दोनों का उत्तर एक निकल के आए तो समझ लेना कि हमारा दिमाग हमें कंफ्यूज कर रहा है, यह किसका उत्तर होगा, यह कौन का उत्तर होगा। और जो उत्तर निकल के आएगा वह क्या होगा, कर्ता होगा, कर्ता। वह कर्म नहीं हो सकता। अभी सकर्मक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब क्या और कौन दोनों का एक ही उत्तर निकल के आए तो उसमें से हम सही किसको मानेंगे, कौन को। यह कौन का उत्तर दे रहा है, तो कौन दौड़ रहे हैं, कुत्ते, और कुत्ते क्या होंगे, कर्ता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर्ता और कर्म में अब पहचान करना सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें से पहले जो प्रकार की थी क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया, उसे आप लोग पहचान लेंगे। दूसरी जो है वह है सकर्मक क्रिया। दूसरी क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो हो गई हमारी व्याकरण की परिभाषा कि जब क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन फल और प्रभाव फिर से आ गया, फिर से हमें समझने में परेशानी हो रही है, तो एक दूसरा भी परिभाषा आप लोग लिखिए। जिस क्रिया को
कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता हो, बगैर कर्म के वह अपने वाक्य को पूरा न कर पाए, पूरा कर भी लिया तो उसका अर्थ अधूरा अधूरा सा रहे, उसे कहेंगे क्या? सकर्मक क्रिया। जैसे थोड़ा सा उदाहरण लिखिए और स्पष्ट होगा। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खरीदना आदि। बहुत सारी क्रियाएं हैं, कितना आप याद करोगे? याद करने की जरूरत ही नहीं बचेगी आज के बाद। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी मन लगाकर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, देख करके आप पहचान लेंगे। तो ये खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खरीदना आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ये सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनको अपना वाक्य पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बोर्ड छोटा है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। अभी मैं आप लोगों को बताया कि कर्म पता करने के लिए हमको क्रिया से पहले, ये क्रिया है, क्रिया से पहले हम क्या सब लगाकर प्रश्न पर करेंगे? क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? उत्तर निकल के आ रहा है किताब। जैसे ही हमें उत्तर मिल गया वैसे ही यह क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ गई। कर्म को हटा देंगे तो वाक्य जो होगा वह अधूरा हो जाएगा। हटा करके आप लोग देखिए, मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, दिखने में तो लग रहा है कि पूरा है, लेकिन एक मन के अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या पढ़ रहा है? पेपर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो उस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग। संध्या, हाँ, भाई को पत्र लिखती है। संध्या भाई को पत्र लिखती है। संध्या कोई बच्ची है, उसका भाई मुंबई में रहता है, उसको वह पत्र लिख रही है। तो इसमें जो क्रिया है वह क्या है? लिखना, लिखती। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। जवाब हमें मिल रहा है, क्या मिला? पत्र। तो पत्र क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। तो लिखना के लिए भी एक कर्म की आवश्यकता पड़ी, इसलिए यह सब क्रियाएं क्या हो जाएंगी? सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। सकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद हैं। सकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद हैं, जिसमें से पहला जो है वह है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। सभी क्रियाएं एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों होती हैं। वह वाक्य के अनुसार कभी एक कर्मक हो जाते हैं, कभी द्विकर्मक हो जाती हैं। तो चलिए देखिए, एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में एक कर्म आए, एक कर्म आए तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक ही कर्म आए तो उसे क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। तो यहीं पर तो हमको प्रश्न करना है, यहीं पर हमको क्या लगाना है? क्या खाता है? उत्तर निकल के आया आम। क्या निकल के आया? आम। क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है, आम को खाता है। किसको खाता है?
आम को खाता है। तो जब दोनों का उत्तर एक निकल के आएगा, दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। दूसरा और देखते हैं। हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं लड़कियों का नाम क्यों लिख रहा हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी बच्चियां हैं, जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसकी बहुत प्यारी बच्चियां हैं। अनन्या, संध्या, ये सब बहुत प्यारी है, इसलिए उनका नाम आ जाता है। अनन्या किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है। तो किताब पढ़ती है। अब इसमें भी हम लोग प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ती है? क्या क्या पढ़ती है? इसी से सवाल करेंगे, क्या पढ़ती है? तो क्या निकल के आ रहा है? किताब। एक कर्म हमें मिला कि किताब पढ़ रही है। किसको पढ़ती है? इसका भी एक ही उत्तर आया, किताब को पढ़ती है। किसको पढ़ती है? किताब को। तो जब दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर निकल के आ रहा है, अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। और नंबर 2 अब देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म आए, दो कर्म आए, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में अभी एक कर्म आ रहा था, तो एक कर्मक। अब देखते हैं कि इसके उदाहरण को समझिए कि दो कर्म कैसे आते हैं। और जब दो कर्म आ जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? द्विकर्मक। यहां पर भी जैसे लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में परेशानी न हो। जैसे शिक्षक ने छात्रों को किताब दी। शिक्षक ने छात्रों को किताब दी। तो यही किताब दी, यहीं पर तो हमारा सवाल आता है, क्या दी? क्या दी भाई? क्या दी? क्या उत्तर निकल के आया? किताब दी। क्या दी? किताब दी। किसको दी? दूसरा सवाल, किसको दी? किसको दी भाई? यहां से निकल के क्या आ रहा है? एक तो यह निकल के आया, दूसरा छात्रों को। किसको दी? छात्रों को दी। जब दो उत्तर मिले तो उसी को तो कहेंगे एक कर्म हुआ, एक कर्म हुआ, दो कर्म हो गए, तो इसी को कहेंगे द्विकर्मक। क्या कहेंगे? द्विकर्मक। एक और उदाहरण लीजिए। मां ने बेटे को रोटी दी। आप बिस्कुट भी दे सकते हैं, टॉफी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए। उदाहरण के लिए मां ने बेटे को रोटी दी। तो पहला सवाल, क्या दी? क्या दी भाई? पहला क्या पे उत्तर निकल के आया? रोटी। क्या निकल के आया? रोटी। और दूसरे सवाल का क्या उत्तर निकल के आएगा? किसको दी? किसको दी? बेटे को दी। किसको दी? बेटे को। किसको दी? बेटे को दी। तो यहां पर कितने उत्तर निकल के आए? दो उत्तर निकल के आए। अतः जब दो कर्म हो जाएंगे तो इन दोनों कर्मों को क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, कभी कभी इस तरह से प्रश्न आता है कि केवल क्रिया को दे दिया जाए, खाना, पीना, सोना, रोना, इस तरह से कुछ क्रियाएं आपके सामने आ जाएंगी। इसमें से मान लीजिए यही आ गया, खाना किस प्रकार की क्रिया है आप पहचान करके बताइए। खाना किस प्रकार की क्रिया है आप पहचान करके बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो एक बार इसको समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, तो बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि फिर हमको ये याद नहीं करना होगा कौन सा कर्मक है कौन अकर्मक है, यही तो पहचानना था। वो हमारी
बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब ऐसे पूछ लिया खाना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले दो शब्द क्रिया क्या क्या लाएंगे, क्या क्या खाया जा सकता है, क्या क्या खाया जा सकता है, क्या क्या खाया जा सकता है। तो इसमें से अगर कुछ भी उत्तर निकल के आए, कुछ भी, तो हो जाएगी सकर्मक। तो जैसे क्या क्या खाया जा सकता है, तो बहुत कुछ खाया जा सकता है, भोजन खाया जा सकता है, फल जितने हैं सब फल खाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे उत्तर निकल के आएंगे, फल भी खाया जाएगा, मिठाई खाई जाएगी, समोसा खाया जाएगा, टॉफी खाई जाएगी। तो इस तरह से अगर कुछ भी उत्तर निकल के आए क्या क्या खाया जा सकता है, तो वह क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और कुछ भी उत्तर न निकल के आए तब अकर्मक क्रिया। जैसे पीना, क्या क्या पिया जा सकता है भाई, क्या क्या पिया जा सकता है, बहुत कुछ है पीने वाली चीज। पीने वाली चीज क्या हो गई, बहुत कुछ हो गई, क्या हो जाएगी, पानी हो गया, दूध हो गई, चाय हो गया, काफी हो गई। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ निकल के आ रहा है तो वह क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। चलिए, क्या क्या सोया जाता है, अब आप बताइए क्या क्या सोया जाता है, क्या क्या सोया जाता है। तो आप बोलेंगे मैं सोता हूं, मम्मी सोती है, भाई सोता है। यह उत्तर नहीं है। जैसे ही अगर आपको लगे कि मैं सोता हूं, लिख लेना एक बार, मैं, भाई, मम्मी, पापा, जितना लोगों को लिख सको आप लिख लो। और तुरंत दूसरा सवाल करना आप, कौन सोता है। क्या और कौन का दोनों एक उत्तर आए तो समझ लेना कि यह कौन का उत्तर है। यह किसका उत्तर होगा, कौन का। और कौन से हमेशा कर्ता की जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सोना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। रोना, क्या क्या रोया जा सकता है, क्या क्या रोया जा सकता है भाई, क्या क्या रोया जा सकता है, कुछ रोया जा सकता है, कुछ भी नहीं रोया जा सकता। जब कुछ नहीं रोया जा सकता तो रोना क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सोना क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पीना क्या हो जाएगा, सकर्मक, क्योंकि बहुत सारी चीजें पी जा सकती हैं। खाना क्या हो जाएगा, सकर्मक, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें खाई जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब क्रिया को अकर्मक और सकर्मक के रूप में याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस तरह से आप लोग चेक कर करके जान लेंगे कि कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करता हूं। जो प्रयोग के आधार पर है उसको अगले दिन सीखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, आराम आराम से पढ़िए। और मैं 2-3 दिन गैप डाल के वीडियो को डालता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दीजिए। एक वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार उसका कुछ ना कुछ अलग अर्थ लेके आएगी। इसलिए क्योंकि आपकी समझ में ये चीज बनती जाए, ताकि हमें ये दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आराम आराम से 2-3 दिन गैप दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं जानबूझ के दे रहा हूं, ताकि आप आराम से पढ़ते हुए चले, समझते हुए चलें। रोज डालना शुरू कर दूंगा तो ये चीज समझते समझते पुरानी चीज भूल जाएगी, और जो नई चीज आएगी उसको समझते समझते ये भूल जाएगी। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।